अच्छा शहीद साहब, जिस तरह से सीमा हैदर आजकल बड़ी ट्रेंडिंग पे, आपने भी देखा होगा कि जिस तरह से वो कराची से गई तो वो उनका अपना अमल था, लेकिन वहाँ जाके उन्होंने पाकिस्तानी ख़वातीन पर बड़ी बात की है और कहती हैं कि जो पाकिस्तानी मर्द हैं वो ख़वातीन पर तशद्दुद करते हैं। और वो जो भारतीय मीडिया है वो काफ़ी इस चीज़ को उछाल रहा है कि जो पाकिस्तानी ख़वातीन हैं वो इतना तशद्दुद सह नहीं पा रही, इसलिए वो भारत में आना चाहती हैं, हमारे मज़हब को अपनाना चाहती हैं। तो इस बारे में आप भारत को क्या कहेंगे? वो उस भारत में जाके ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात कर रही है पाकिस्तान के बारे में, जहां पर दलित और शूदर, दलित जब पैदा होता है ना, हिंदू की एक लोअर छोटी नीच जात का आदमी होता है दलित, जिसको हिंदू कहते हैं, नीच जात के हैं, उसके पूरे चेहरे पे और पूरे जिस्म पे टैटूज बना दिए जाते हैं कि दूर से आए तो पहचाना जाए और ब्राह्मण साइड पे हो जाए। और अगर दलित किसी ब्राह्मण के घर के सामने से गुजर जाता है तो उसको सजा दी जाती है। कोई शूदर कास्ट का हिंदू अगर किसी ब्राह्मण के घर में 2-4 कदम रख के चला जाए और बाद में पता चले कि ये शूदर था, तो वो ईंटें और टाइलें उखड़वा के फेंक देता कि नापाक हो गया। और अगर कोई ब्राह्मण किसी दलित या शूदर औरत के साथ उसकी बेहुरमती कर लेता है तो कहा जाता है कि तुम पवित्र हो गई हो, पाक होके आ गई हो, और उसके लिए सब कुछ जायज है। इवन टू रेप विद अ दलित और शूदर वुमेन is all okay for a ब्राह्मण। तो ऐसे लोग कह रहे हैं कि औरत की वायलेशन हो रही है, ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है पाकिस्तान में। मैं ये कहता हूँ सीमा हैदर एक फर्जी किरदार है किसी भी एतबार से। सबसे पहले तो इंडिया को चाहिए कि अपनी फौज को लाइन में खड़ा करके गोली मार दे सारों को कि उल्लू के पट्टो। एक पाकिस्तान से औरत तुम्हारे मुल्क में दाखिल हो जाती है, साथ 3-4 बच्चे भी लेके आ जाती है और तुम्हें पता ही नहीं चलता कि वो आई कैसे, और तू एयरपोर्ट आती है। तो इसका मतलब है कि इंडिया की सिक्योरिटी जो है ना वो किसी खाते में नहीं है। इंडिया का जो एटॉमिक पावर उसके पास है वो दैट इज नॉट इन द सेफ हैंड्स। इंटरनेशनल कम्युनिटी शुड स्टूड अप और वो उसके अगेंस्ट उससे वो ग्रैब कर ले कि भाई आपके ये किसी काबिल नहीं है, कल को आपके नया कटा खोल के बैठे होंगे। यही आपके हरियाणा में बजा हुआ होगा, यही किसी वो राम मंदिर में बजा हुआ होगा आपका एटम बम, और फिर आप इल्जाम किसी और पे लगा रहे होंगे। वो सेफ हैंड्स में है ही नहीं, कोई भी आतंकवादी आके कर सकते। दूसरी चीज, सीमा हैदर की जो जुबान है वो किसी भी एतबार से पाकिस्तानी लैंग्वेज लगी नहीं रही। सीमा हैदर से जब एक एंकर पर्सन पूछता है कि चलो आपने 25-26 साल पाकिस्तान में गुजारे तो पहला कलमा सुना दो, नहीं आया। कुल हो अल्लाह अहद सुना दो, वो सूरत है जो 3-3 साल के बच्चों को भी आती है, नहीं आती उसे। अच्छा नमाज़ें कौन सी, फजर है और असर है या मगरिब है, इस तरह के कुछ है। अच्छा अब ये वो वाला, इससे ज्यादा तो काम हिंदू को इस्लाम के बारे में पता होता है। उसका क्लास फेलो मुसलमान होता है, वो कारोबार मुसलमान के साथ करता है, वो शाम को क्रिकेट मुसलमान के साथ खेलता है, तो उसको पता होता है नमाजें कितनी है। अजान हो जाती है, इंडिया के हर मोहल्ले में अजान होती है। वो कहते हैं कि जनाब अच्छा फजर की होगी है, ये इशा की होगी है, ये जोहर की है, ये असर की है, मगरिब की है। उसे कुछ नहीं पता था। ये एक फर्जी कहानी गढ़ी। और ये वो लोग हैं, इंडियंस को तो मैं जानता हूँ ना, मुझे पाकिस्तान का मीडिया नहीं दिखाता और इंडियन मीडिया तो 4-4 दिन रोता रहता है। मैंने सिर्फ एक काम क्या किया, अर्शदीप सिंह से कैच ड्रॉप हो गया पाकिस्तान के मुकाबले में, और वो कैच ड्रॉप करने की वजह से इंडिया हार गया। मैच जैसे ही जीते तो वीडियो बन रही थी और मैंने कैमरे में वैसे ही बोल दिया, ओ यार ये अर्शदीप साडा अपना मुंडा है, इंशाल्लाह खालिस्तानी है। आप मानेंगी पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम ने उस पर कहा दफा करो, पता नहीं क्या उसने बात की, किसी की सेहत पे फर्क नहीं पड़ा। इंडियन मीडिया 4 दिन रोता रहा कि ISI का एजेंट है और उसने ये कर दिया और अर्शदीप सिंह को खालिस्तानी बता दिया और ये हो गया। और इंडिया इतना बेवकूफ है कि खालिस्तान तहरीक को दोबारा जिंदा कर दिया इंडिया ने। वो सिखों को याद है कि अच्छा हाँ हम तो खालिस्तानी, हम हिंदुस्तानी नहीं है, हम अलग ही जाते हैं, बन के रहेगा हिंदुस्तान और बन के रहेगा खालसा। फिर नारे लग गए खालसा खालिस्तान का, कश्मीर पाकिस्तान का। उन्होंने अपने पांव पे कुल्हाड़ी खुद मारी। वो इंडिया जहां के 40 करोड़ अवाम आज भी फुटपाथ पे रहते हैं और वहां पर रहने का भी वो गरीब टैक्स देते हैं। वो इंडिया जहां पर गुजरात में, मुंबई में, दिल्ली में, लखनऊ में आज भी मुसलमान माँ बहनों बेटियों के साथ ज्यादती की जाती है, कश्मीर में ज्यादती की जाती है, और बीजेपी पूरे भारत में एहतजाज करती है कि जो रेपिस्ट है उसको रिहा किया जाए।
क्यों? क्योंकि मुसलमान के साथ ज्यादती हुई है तो कोई मसला नहीं है। जहां पर एक कश्मीरी को अपनी जीप के आगे रस्सियों से बांधा जाता है और वो जीप कश्मीर में फिराई जाती है ताकि इंडियन आर्मी की जीप को कोई पत्थर ना मारे, जहां पर कश्मीर को जब कानूनी तौर पे इंडिया कहता है कि अब हम इस पे काबिज हो गए, तो पूरे भारत के हिंदुस्तानी जो हिंदू हैं वो वीडियोस बना के कहते हैं कि जनाब कश्मीरी औरतें बच जाओ, हम लोग आ रहे हैं। तो वो तो मेंटल स्ट्रेस का और वो तबाही के बहाने पे चली गई। वो जिस्म पे बम बांध के खुदकुशी ना करे, क्या करे? इंडिया में, मुंबई में, लखनऊ में, दिल्ली में, कर्नाटक में आज भी जब पाकिस्तान इंडिया से मैच जीतता है तो रात को 2:30 से 3 बजे के दरमियान मुसलमान बच्चे बाजारों में पटाखे छुड़ाते हैं और भाग जाते हैं खुशी से कि हम जीत गए। कश्मीरी नहीं, हिंदुस्तानी मुसलमान, यानी वो आज भी खुद को पाकिस्तानी समझते हैं और कहता है कि हम जैसे लोग जो सीनियर सिटीजन्स हैं इंडिया के, जुडिशरी में है, आर्मी में है, नेवी में है, एयरफोर्स में है या पॉलिटिक्स में, कहते हैं हम लोग जब तक मर के तिरंगे में यानी इंडियन फ्लैग में दफन ना हो जाए तब तक हम खुद को इंडियन नहीं प्रूव कर सकते। फिर यूं हुआ कि मर के दिखाना पड़ा मुझे। हिंदुओं ने कोई ना कोई जुल्म तो किया होगा जिस वजह से भारतीय मुसलमान पिछले 75 सालों से खुद को भारतीय नहीं कहता। ये लोग आके हमें बता रहे हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई है। इनसे सिर्फ ये पूछ लें कि आप लोग गोबर, गांव माता की गोबर जो है वो अपने जिस्म पे मल के आप कहते हैं कि हमें कभी हम पवित्र हो गए और कोरोना वायरस हमें नहीं छू सकता। गांव मूत्र पी के ये लोग समझते हैं कि दुनिया की दवाइयां जाए भाड़ में, ये हमें शिफा देंगी। तो ऐसी कौम से कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो सीमा हैदर बना दे या कोई और प्रोडक्ट क्रिएट करके मीडिया पे ले आए। उनके पास दिखाने को कुछ नहीं है। जिस मुल्क के पास 2-2 महीने रोने के लिए सिर्फ एक कबूतर होता है कि ये कबूतर यहाँ पर ट्रेवल कर गया, ये ISI का एजेंट है, इसके पाँव में कैमरा, इसकी आंखों में कैमरा, इसके माथे पे कैमरा, ये कबूतर है। कबूतर ना हुआ एटम बम हुआ। तो ऐसे रियासतों के अगर आप रिकमेंड के हमारी पाकिस्तानी कौम बोर हो रही हो तो कोई फिल्म इंडस्ट्री या मूवी देखने की जरूरत नहीं है, इंडियन न्यूज चैनल्स देखें, आपको अच्छा एंटरटेन करेंगे वो इंशाल्लाह ताला। अच्छा शहीद साहब, मेरा ये सवाल है कि जिस तरह से एस्टेब्लिशमेंट और एजेंसियां मुल्क की सियासी सूरत हाल में मुदाखलत करती हैं, तो क्या देखते हैं अगले 10 साल तक मुल्क कहाँ पे पहुंचेगा? देखें, डिपेंड्स ऑन द पॉलिटिशियन। एक पॉलिटिशियन जब तक अपनी CV लेके गेट नंबर 4 पे नहीं जाता, कभी एजेंसीज उसको अपना जबरदस्ती गुलाम नहीं बनाती। तमाम सियासतदान कुरान पे हल्फ उठा दें और मुत्तफिका तौर पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में फैसला कर लें कि हम गेट नंबर 4 का दरवाजा जाके नहीं खटखटाएंगे, तो गेट नंबर 4 को भी इस चीज से कोई गर्ज नहीं होगा, कोई जबरदस्ती ला के आपको करे। यही इंटरनेशनल स्टेचर पे होता है। अल्लामा इकबाल कहता है यूरोप की गुलामी पे रजामंद हुआ तू, मुझको गिला तुझसे है यूरोप से नहीं है। तो ये खुद जाके कोई अमेरिका में CV जमा करा रहा है, कोई रूस में जमा करा रहा है, कोई चीन में जमा करा रहा है, इंटरनेशनल पावर सेक्टर्स में कि महाराज हम आपकी गुलामी करेंगे, हमें हुकूमत में ले आइए। इवन हमारे एक बहुत बड़े आलिम दीन जो हैं उन्होंने भी अमेरिका के आगे रिक्वेस्ट की थी किसी दौर में और ये बात बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। तो और उनकी तकरीरों में अमूमन आप सुनते होंगे कि अमेरिका मुर्दाबाद और इजराइल मुर्दाबाद। तो ये बहुत बड़ी ड्रामेबाजियाँ हमारे मुल्क में चलती रही हैं। हमें इक़्तिदार की लालच नहीं है, हमें इक़्तिदार की हवस है और इक़्तिदार की हवस में सबसे पहले हम अपनी रियासत को नोच रहे हैं और रियासत माँ है। जो माँ का वफादार नहीं है वो आवाम का वफादार नहीं हो सकता। बिल्कुल। अच्छा शहीद साहब, जिस तरह से 75 सालों से पाकिस्तान में जिसने भी इस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखाई हैं, नतीजा आपके सामने है या आलमी सतह पर आंखें दिखाई जाती हैं, सबका नतीजा आपने बुरा ही देखा है। जिस तरह से फातिमा जिन्ना, फिर उसके बाद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो वगैरह, इन सब के साथ इस तरह हुआ। तो अगला नंबर आप किसका देखते हैं? मेरा ख्याल है कि इस वक्त जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट में, इन सब को इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया और इनके पास इख्तियार नहीं था और राइट भी नहीं था इनका कि इस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखाते। जब उन्होंने दिखाई तो इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें बता दिया। मैं समझता हूँ कि आपको उनकी मदद लेनी नहीं चाहिए ताकि कल को आप उनके आगे मोहताज ना हो। उनकी इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें, वर्दी की इज्जत करें, लेकिन बूट पॉलिश ना करें। आप समझ रहे मेरी बात? जी जी।
हमारी फॉरेन पॉलिसी भी इसी तरीके की है कि अमेरिका को, बरतानिया को भाई बनाएंगे, बाप नहीं बनाएंगे। बराबरी की सतह पे बात करें। उन्हें क्या आइदर यू कन्विंस मी, आइदर आई वुड कन्विंस यू। रियासत के लिए क्या बेहतर है क्या नहीं है, आप भी इस पाकिस्तान के बाशिंदे में भी हैं। आओ मिलकर इस रियासत को बेहतर करें, बजाय इसके कि मैं आपके कंधे पर रख के बंदूक चलाऊं। और जब मैं बराबरी की सतह पे बात करूंगा, रिस्पेक्ट दूंगा, तो मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी। लेकिन जब मैं उनसे अपने इख्तिदार की भीख मांगूंगा, तो वो 4-4 घंटे जनरल जिलानी की तरह, जिस तरह वो नवाज शरीफ को फूलों का गुलदस्ता पकड़ा अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़े रखता था, आज एक सूबेदार मेजर हमारे पार्टी के बंदों को भी बाहर खड़ा रखेगा। हमने अपनी रिस्पेक्ट खुद क्रिएट करनी है। यह हम पे है क्या हम वो इज्जत कमाएं या फिर जिल्लत कमाएं और कहें कि जनाब हम बूट बड़े अच्छे पॉलिश करते हैं, हमें इख्तिदार दे दो। यही किया पीटीआई के लोगों ने, यही किया नून लीग के लोगों ने, यही पीपल्स पार्टी ने किया आज भोगा, और यही मजहबी जमातों ने भी किया। तो फिर किसका नंबर देखते हैं? अब तो सबको हो चुका है, और हम इतने बेवकूफ है नहीं कि हम लड़ाई मोलें। हम बराबरी की सतह पे चलेंगे। मैं आपको बताऊं, मैं तो सह लूंगा, मैं तो सारी जिंदगी जेल में गुजार लूंगा, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि मेरी पार्टी की कोई बहन वो उठाई जाए या किसी पार्टी वर्कर के बच्चे उठाए जाएं। मैं इस मामले में बहुत सेंसिटिव हूँ। मैं जब भी गिरफ्तार हुआ, मैं खुद गिरफ्तार हुआ, मैंने आज तक अपना वर्कर गिरफ्तार नहीं होने दिया। तो मेरे लिए मेरा वर्कर मेरी जान से ज्यादा अजीज इसलिए कि उसने मुझे तब चुना जब मेरे पास गाड़ी में फ्यूल पे करने का पैसा भी नहीं होता था। उसने तब जदोजहद में मेरा साथ दिया, अपनी पॉकेट मनी लगाई। तो मैं उनके मुस्तकबिल से नहीं खेलना चाहता अपने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।